फ्रेंड्स, दिस मंजिल गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। सो आज की जो वीडियो है ये जेनेटिक सब्जेक्ट से है, जिसमें कि हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये थर्ड वीडियो है जिसमें कि हम मेंडल के दूसरे लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज मेंडेलियन लॉ, देयर वर्क, और उन्होंने अपना वर्क किस पे किया था, पायसम सटाइवम यानी कि पी प्लांट पे किया था, ये हमें पता है। फिर सेकंड वीडियो में मैंने बताया था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, मेंडल ने इसको कैसे ऑब्जर्व किया, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपको वो इन टॉपिक्स के बारे में जानना हो तो इन वीडियोस की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं, जिसमें कि नोट्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में जानेंगे। इसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी और मेन डिफरेंस क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। कभी कभी क्या होता है, दोनों लॉज में कंफ्यूजन रहती है कि दोनों लॉ कहते क्या है, लेकिन आई होप आपको इस वीडियो के बाद कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। मेंडल के बारे में मैं फर्स्ट वीडियो में काफी डिटेल में बता चुकी हूँ। ग्रीगर जॉर्ज मेंडल, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, सबसे पहले उन्होंने ही ये देखा था कि जो इनहेरिटेंस यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में कैसे जाती हैं, तो उसी के बेस पर इन्होंने ये लॉज बनाए थे। तो सबसे पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, पी प्लांट पे किया था, जिसका साइंटिफिक नेम पायसम सटाइवम है। तो उसके बेस पर इन्होंने बेसिकली 3 लॉ बनाए थे। पहला था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। दूसरा क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो फर्स्ट लॉ में इन्होंने क्या बताया था कि जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सबसे पहले तो वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर हम एक कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ले, कैरेक्टरिस्टिक बोल दे, उसी को ट्रेट बोल दिया गया है। तो अगर हम एक ट्रेट के बारे में बात करें, जैसे हम बात करते हैं हाइट ले लेते हैं हम प्लांट की, जो कि मेंडल ने भी हाइट ही ली थी सबसे पहले। तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो जो हमारा प्लांट होगा वो टॉल होगा, और या जो प्लांट होगा वो हमारा ड्वार्फ होगा। तो टॉलनेस को इन्होंने कैपिटल टी से इंडिकेट किया था ताकि स्टडी करने में आसानी हो जाए, और ड्वार्फनेस को इन्होंने स्मॉल टी से इंडिकेट किया था। अब इन्होंने क्या बताया था कि किसी भी कैरेक्टरिस्टिक के 2 ट्रेट होते, 2 फैक्टर होते हैं। उस टाइम तक ये नहीं बता पाए थे कि जीन्स भी होती है, तो जीन्स का फंडा अलग किसी और साइंटिस्ट ने दिया था। बस इन्होंने ये कहा था कि ऐसा कुछ सेल में फैक्टर होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, और वो ही फैक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। वो जो फैक्टर होते हैं वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, अपने कंट्रास्टिंग पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे हाइट है, हाइट कैरेक्टरिस्टिक होगी, ट्रेट होगी, तो इसके 2 फैक्टर हो गए, टॉलनेस का कैपिटल टी और स्मॉल टी, जिसमें कि एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। डोमिनेंट इन द सेंस कि ये इसकी जो प्रॉपर्टी होती है इसको ये छिपा लेता है अगर इसके साथ आ जाए। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर ये दोनों साथ आते हैं तो ये प्लांट हमें टॉलनेस ही शो करेगा, बेशक से इसके पास स्मॉल टी हो या ना हो। तो ये हो गया हमारा टॉलनेस, या हम बोले पहला जो लॉ था इनका, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। ये स्मॉल टी अपने आप को कब शो करेगा, जब स्मॉल टी दोनों ही फैक्टर हमारे रिसेसिव होंगे, तभी हमारा जो प्लांट होगा वो ड्वार्फ आता है। तो ये पहला लॉ था हमारे मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सेकेंड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि ये जो हमारे फैक्टर्स होते हैं हमेशा सेल में पेयर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेटोजेनेसिस इन द सेंस गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स का फॉर्मेशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, तब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो मेल गैमेट भी बनते हैं, फीमेल गैमेट भी बनते हैं। तो जब गैमेट बनते हैं तो ये जो हमारे फैक्टर होते हैं जो पेयर में प्रेजेंट होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। मान लीजिए ये कोई सेल है, इसमें ये कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है, जब इसके गैमेट बनेंगे
तो एक फैक्टर इसमें चला जाएगा और एक फैक्टर इसमें चला जाएगा, तो ये सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा है। और डेप्थ में जानना है तो मेरी वीडियो आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख सकते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहती है, तो इसको हम डिटेल में जानते हैं। अब तक मैंने आपको सिर्फ रीकैप दिया है। इसी के साथ अगर आपको आज की टॉपिक के नोट्स चाहिए तो उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें कि मैंने अच्छे से डेप्थ में समझाया हुआ है और उन्हीं नोट्स को मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना। तो मेंडल ने क्या करा, जैसे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा था, लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में इन्होंने क्या करा, दो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ के एक साथ देखा, तो इन्हें क्या रिजल्ट मिला उसके बारे में फिर इन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बताया था। तो इन्होंने यहाँ पर दो कैरेक्टरिस्टिक लिए, यानी कि दो ट्रेट लिए, और वो ट्रेट कौन कौन से थे। पहला था जो पी प्लांट में सीड पॉड आते हैं, यानी कि मटर के जो दाने होते हैं उसका साइज, और पी पॉड का यानी कि जो सीड पॉड है उसका कलर। साइज में इन्होंने दो कौन कौन से फैक्टर लिए, सॉरी शेप नॉट साइज, शेप। तो शेप में इन्होंने कौन कौन से फैक्टर लिए, सीड पॉड जो था एक राउंड देखा इन्होंने, जिसको इन्होंने डोमिनेंट बोला कि ये डोमिनेंट है और कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया था, और दूसरा था रिंकल्ड जो कि रिसेसिव था और स्मॉल आर से इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। अब ऐसे ही कलर भी इन्होंने दो लिए, कौन कौन से, सीड पॉड एक तो जनरली ग्रीन कलर का होता है और येलो कलर का होता है। इसमें ग्रीन कलर हमारा रिसेसिव था, स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया था, और जो येलो कलर था ये डोमिनेंट था और इन्होंने इसको कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया था। अब उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो हमें क्लेरिफाई होना जरूरी है अगर हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं, तो क्योंकि जेनेटिक्स का कोई भी टॉपिक हो ये टर्म्स आ ही जाते हैं। तो ये टर्म्स क्या क्या है, पहला है मोनोहाइब्रिड, सेकेंड वन इज डाइहाइब्रिड, थर्ड वन इज पॉलीहाइब्रिड, फोर्थ वन इज होमोजाइगस एंड लास्ट वन इज हेटेरोजाइगस। तो ये बहुत कॉमन टर्म्स है अगर आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो। मोनोहाइब्रिड से क्या मतलब, इन टर्म्स के नाम से ही आपको इनकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो हाइब्रिड का क्या मतलब होता है, हाइब्रिड का मतलब होता है जब हम कोई भी दो या दो से ज्यादा चीज को मिक्सअप कर देते हैं फिर जो रिजल्ट आता है उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। तो और मोनो का क्या मतलब है, मोनो का मतलब है वन। अब हम इसको समझते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने देखा था, हमने कैरेक्टरिस्टिक लिया था टॉलनेस, यानी कि दो पेरेंट लिए थे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो फॉर्म है ये बिल्कुल प्योर फॉर्म है। जब हमने इसको क्रॉसिंग ओवर कराया तो क्या हमें F1 जनरेशन में सभी कैपिटल टी स्मॉल टी मिले थे, तो ये हाइब्रिड फॉर्म है, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये हमारा क्या हो गया, जो F1 जनरेशन आई ये हाइब्रिड जनरेशन थी हमारी, लेकिन जो पेरेंट थे ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में थे। तो जब हम एक कैरेक्टरिस्टिक को ही लेके पढ़ते हैं और उसका जो हाइब्रिड आता है इसको हम मोनोहाइब्रिड कहते हैं। अब अगर हम दो कैरेक्टरिस्टिक को लेके पढ़ेंगे, जैसे कि आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शेप और कलर सीड पॉड की, तो दो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम एक साथ पढ़ते हैं तो उसको हम डाइहाइब्रिड बोलते हैं। डाई मीन्स दो। अब उसके बाद पॉलीहाइब्रिड, पॉली मीन्स होता है मोर देन टू, दो से ज्यादा, तो 3 कैरेक्टर हो, 4 कैरेक्टर हो, 5 कैरेक्टर हो, तो इनको अगर हम एक साथ पढ़ते हैं तो इसको हम बोल देते हैं पॉलीहाइब्रिड। अब इन्होंने क्रॉसिंग ओवर कैसे कराई थी, दो प्योर प्लांट लिए थे, एक जो प्लांट था प्योर राउंड और येलो, दूसरा प्योर रिंकल्ड और ग्रीन प्लांट लिया था। अब इन्होंने क्या कराया, सबसे पहले इनके गैमेट्स बनेंगे तभी नेक्स्ट जनरेशन आती है। तो गैमेट्स जब बने क्या हुआ, कैपिटल आर कैपिटल वाई और इसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस तरीके से गैमेट्स बने, अलग अलग गैमेट्स बने। अब क्या हुआ, जब F1 जनरेशन में हमने देखा कि जब हमने क्रॉस कराया तो जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स थे सभी में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये हमें फैक्टर्स देखने को मिले। और कैसे पता चला, ये है
क्योंकि इसमें राउंड और येलो सी पॉड आ रहे थे सारे F1 जनरेशन में। तो यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी हमने सेम ऐसे ही किया था, लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए इन्होंने F2 जनरेशन दोबारा से हमें करके दिखाया। तो उसमें क्या था कि F1 जनरेशन को फिर से सेल्फ पॉलिनेट कराया, सेल्फ क्रॉस कराया। तो उस केस में क्या हुआ, अब यहां पर F1 जनरेशन ली एज ए पेरेंट, तो क्या था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे ही इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनके फिर से गैमेट्स बनेंगे, तो गैमेट्स कैसे बन सकते हैं, इस कैपिटल आर के साथ ये कैपिटल वाई भी जा सकता है, इस कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है। अब इस स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से 4 गैमेट बने। ऐसे ही 4 गैमेट यहाँ पर बने, कैपिटल आर के साथ ये भी जा सकता है, इस कैपिटल आर के साथ ये स्मॉल वाई भी जा सकता है, ऐसे इस स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी साथ में जा सकता है। तो इस तरीके से 4 गैमेट्स यहाँ पर बने। अब जब क्रॉसिंग ओवर कराई, अब क्योंकि जैसे हम नॉर्मल क्लासिकल तरीके से क्रॉसिंग ओवर कराते हुए आ रहे हैं, तो उसमें क्या है 4 गैमेट्स बन रहे हैं, तो दिक्कत हो सकती है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, अपना क्रॉसिंग ओवर को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हम बनाते हैं पीनट स्क्वायर। पीनट स्क्वायर कैसे बनता है, एक स्क्वायर बनाते हैं। आई नो दिस इज नॉट अ स्क्वायर, पर समझ में हमें आ जाएगा। अब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हम यहाँ पर लिखते हैं ये गैमेट्स। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई भी पेरेंट का कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो क्या क्या हमारे गैमेट है, सबसे पहले है कैपिटल आर कैपिटल वाई, हम ये वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक हमारा ये गैमेट। दूसरा क्या है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, थर्ड वन इज स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड फोर्थ वन इज स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये हमारा एक पेरेंट के गैमेट हमने लिख दिए। सेकंड पेरेंट के भी हम ऐसे ही लिख देंगे। क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरीके से ये गैमेट हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब क्रॉसिंग ओवर हमें कैसे करानी होती है, इस ब्लॉक में हम इन दोनों को लिख देंगे। क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इस तरीके, इस ब्लॉक में हम इन दोनों को लिख देंगे, इस ब्लॉक में इन दोनों का और इस ब्लॉक में इन दोनों का लिख देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉक को हम फिल करेंगे। इस ब्लॉक में क्या आएगा, ये इसका और इसका, यहाँ इसका ये और ये, इसका ये और ये, इसका यहाँ पर इसका और इसका। इस तरीके से हम सारे ब्लॉक को फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद आपको जैसा अब स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरीके से हमारा पीनट स्क्वायर तैयार हो जाता है। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास राउंड येलो भी आते हैं सी पॉड, राउंड ग्रीन भी आते हैं और रिंकल्ड येलो भी आते हैं और रिंकल्ड ग्रीन भी हमें यहाँ पर सीड्स देखने को मिलते हैं। तो अब आपको डेफिनेशन भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो क्या कह रही है डेफिनेशन, इफ द इनहेरिटेंस of more than one pair of characters is studied simultaneously, the factors जिनको आगे genes बोला गया, for each pair of character assort out into the gametes, gametes में अपने independently अपने आप को शो करेंगे। तो ये हमारी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन हो गई अगर हमें लिखनी हो तो। अब फिनोटिपिक रेशो हमने देखा था क्या है, 9:3:3:1 आया और इसका जीनोटिपिक रेशो हमारा ये आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं हमारे इसमें पढ़ने के लिए। तो यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या जितनी ब्रांचेस है हमारी साइंस बायोटेक्नोलॉजी की, उससे रिलेटेड वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे नोट्स के साथ।